हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्षांश ट्यूटर्स पे। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट पीएफपी अपना रे एंड ऑप्टिक्स का कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम नेक्स्ट ऑप्टिक्स करेंगे। ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस में जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा आज का, वो हम डील करने वाले हैं टीआईआर। आपको पता ही है क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। ठीक है, इसके अंदर बेटा मेनली तो वैसे हमारे पास एक ही फॉर्मूला है अगर मोटी मोटी सी बात की जाए, लेकिन उस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप बच्चों को पहले बताऊंगा ताकि न्यूमेरिकल्स में आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि एज आई रियलाइज दैट कि जब आप इसमें पीएफपी के क्वेश्चन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, सर म्यू ये कैसे चेंज कर दिया, इंटरेक्ट कैसे कर दिया, वो सारी कहानी। तो एक चीज सोचो, आपको पता है कि सर अगर डेंसर मीडियम से, ये डेंसर मीडियम मान लेते हैं, रेयरर मीडियम, जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम पे रे जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। और आपको पढ़ाया गया होगा कि जब क्रिटिकल एंगल पे अप्रोच कर जाती है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी कि अब वो दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी और ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाएगी अगर, तो वो रिफ्लेक्शंस के लॉ को फॉलो करेगी। तो यानी कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर आएगा। तो यानी कि दो कंडीशंस हैं बेटा टीआईआर के लिए। क्या? फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि डेंसर टू रेयरर होना चाहिए, राइट? और दूसरी कंडीशन इज दैट कि द इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। इन दो कंडीशन के बेस पे हमारा टीआईआर का टॉपिक है। तो आप एक चीज सोचो कि अगर मैं टीआईआर की कंडीशन को वैलिडेट करना चाहता हूं तो स्नेल्स लॉ क्या था? स्नेल्स लॉ था बेटा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 म्यू 2। अब ये 1 म्यू 2 क्या बोला है? सेकेंड मीडियम, डेंसर मीडियम को कहेंगे फर्स्ट मीडियम रेयर। यहां 1 2 नंबर नहीं है, याद रखना। 1 2 जो बुक्स में फॉलो किया गया है, 2 का मतलब यहाँ पे डेंसर मीडियम से लेते हैं वो लोग, और 1 का मतलब क्या होता है? रेयर मीडियम से लेते हैं। ठीक, तो आपको डील उसी के अकॉर्डिंग करनी है। लेकिन अब यहां तो डेंसर टू रेयर जा रहे हैं ना, तो 2 to 1 सफिक्स में हमेशा वो मीडियम का नंबर लिखना है जिस मीडियम में फाइनली रे आपकी चली जाएगी, और प्रीफिक्स में हमेशा वो नंबर लिखना होता है जिस मीडियम में से आपकी रे इंसिडेंट कर रही है, चलना स्टार्ट कर रही है। ठीक है, तो अब आपको मैंने बोला कि ये टीआईआर में कराना चाहता हूं तो मुझे कम से कम क्रिटिकल एंगल तक तो पहले अप्रोच करना पड़ेगा, उसके बाद ही मेरा टीआईआर हो पाएगा। तो इस कंडीशन में आप खुद सोचो डायग्राम से, जब मैंने क्रिटिकल एंगल लिया आईसी तो उस समय बेटा रिफ्रैक्टेड एंगल था ना कुछ, कितना था? 90 डिग्री, राइट? तो इस केस में क्या होता है, हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि साइन आई सी इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री अपॉन इज इक्वल टू 2 म्यू 1, और साइन 91 लिख देते हैं, और 2 म्यू 1 को हमें प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग 1 अपॉन 1 म्यू 2 लिख देते हैं, जिसको हम सिंपली म्यू भी कहते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनता है एक्चुअली में? साइन आई सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। इस फॉर्मूले पे हम डील करते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये है बेटा, आप इसी फॉर्मूले को लर्न करो। क्यों? आप अपने आप समझ जाओगे, जब आप न्यूमेरिकल्स में डील करोगे ना तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको कि म्यू कौन सा लें, कहां पे लें, क्यों लें, और यही क्यों ले लिया। तो वो वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि आप डायरेक्ट एनालिटिक बेस पे जाओ, देखो कि ये बना कैसे है, तो आपको खुद अंडरस्टैंड हो जाएगा कि चीज चल कैसे रही है। ठीक है, तो मेरा जो मेन जो मतलब मकसद था, जो मोटिव था इस टॉपिक को बताने का, वो यही था कि आप इसको लर्न करो ना कि इसको, ताकि न्यूमेरिकल जब आप करोगे डील तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। समझ पा रहे हैं बात? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो न्यूमेरिकल्स को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा टीआईआर के ऊपर न्यूमेरिकल है। तो बेटा एसएल अरोरा की सॉल्यूशन सीरीज का ये हम रेस का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पे हमने टीआईआर जो टॉपिक बनाया उसके हम क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आप लोगों का? बुक के अंदर आप देख सकते हैं, वैसे मैं बोल देता हूं कि द क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर इज 48.2। क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर, पानी के लिए क्रिटिकल एंगल इतना है, इसका मतलब मिनिमम इतना एंगल हो तो रिफ्रैक्शन चलता रहेगा। अगर उससे ज्यादा प्रोसीड कर दिया तो उसके बाद रिफ्रैक्शन का काम नहीं है, तब रिफ्लेक्शन हो जाएगा टोटली। तो उसी को तो टीआईआर बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो अब बोला हुआ है कि क्रिटिकल एंगल इतना दिया है तो फाइंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कुछ भी नहीं करना बेटा इस क्वेश्चन में, तो म्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट साइन आई सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू लिख दो, वरना वो पैटर्न से भी आ सकते हैं आप यहाँ पर। जब छोटा क्वेश्चन है तो डायरेक्ट डील कर लो, उसमें प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं। ठीक, तो बेटा ये दे दिया साइन 48.2 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। तो यानी कि म्यू इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन 48.2 डिग्री। अब इसकी वैल्यू बेटा डोंट वरी पेपर में देगा,
100% श्योरिटी के साथ आपको पेपर में देगा, तो आप इसको यहाँ पे क्विट कर सकते हैं अभी के लिए। पेपर में आपको या तो टेबल दी जाती है या फिर क्वेश्चन के नीचे लिखा रहता है कि साइन 48.2 डिग्रीज इतना, ठीक है, बस आपको वही वहां पे नोट डाउन कर देना है, कॉपी कर देना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन का कोई चक्कर ही नहीं है, टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कह रहा है फाइंड द क्रिटिकल एंगल ऑफ ए रे ऑफ लाइट गोइंग पैराफिन ऑयल टू एयर। पैराफिन ऑयल से एयर में एक लाइट जा रही है, आपको उसके लिए क्या कैलकुलेट करना है, क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करना है। गिवन दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द पैराफिन ऑयल विद रेस्पेक्ट टू एयर इज 1.44। ये भी इजी क्वेश्चन है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है पैराफिन ऑयल के लिए दिया हुआ है विद रेस्पेक्ट टू एयर, ऑयल को ओ मान लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 1.44। तो कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में भी, साइन आई इज इक्वल टू साइन आई सी इज इक्वल टू 1/म्यू आप अप्लाई कर देंगे, ठीक। अब म्यू क्या है यहाँ पे, ये 1/म्यू क्या था, ये था बेटा मीडियम 1 म्यू 2, तो क्या ये 1 म्यू 2 है? आपको बस यहाँ पे यही चेक करना है। सोचो अगर 1 म्यू 2 के अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूं तो मुझे उसके अंदर सिचुएशन क्या चाहिए, रेयर टू डेंसर वाली तो है, तो गिवन रेयर टू डेंसर वाली तो सिचुएशन गिवन है, आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख देंगे 1/1.44। अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम आती है फिर बायो के बच्चों को कि सर कैसे सॉल्व करें, है ना, प्रॉब्लम आती है कैसे सॉल्व करें। तो बेटा आसान तरीका इसका सबसे बेस्ट यहाँ पे छोटी क्लास के जैसे बच्चे करते हैं वैसे करो, आप आसान की तरफ जाओ, आप ट्रिक्स की तरफ, कंसेप्ट की तरफ जाओ, ठीक है। आप ये मत सोचो कि यार इसको हम बड़े हैं तो हमें ऐसे पॉइंट हटा के नहीं करना चाहिए, शर्म, अरे किस बात की शर्म है, को देख थोड़े ना है तुम्हें तुमने कैसे कैलकुलेशन किया, आंसर चाहिए। वैसे भी इस साल थ्योरेटिकल पेपर आने वाला है टर्म 2 का, आंसर निकालना है आपको, तो 100 को डिवाइड कर देना, ठीक है। और डिवाइड भी क्या करोगे, परहैप्स में डिवाइड करना है, ठीक। कैसे मैं बता देता हूं एक बार कि 100 लिखा, 144 लिखा, चाहो तो आप इसको मन मन में भी कर सकते हैं, बहुत आसान हो जाता है। तो आपको पता 100 छोटा है तो 0 पॉइंट लगाया 0,000। अब 14 का टेबल देख लो, 14 7 98 के अप्रोक्स होता है, ठीक है। तो 9800 के 980 के अप्रोक्स मान लेता हूं मैं इसको, तो बस आंसर आ गया 0.7, यही छोड़ सकते हैं आप, समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम कि सर ये 0.7 साइन आईसी कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो डोंट वरी, पेपर में देगा आपको कि साइन इतना डिग्री इज इक्वल टू 0.7 होता है, तो वहां पे वो डिग्री आप पुट कर देंगे, जो भी देगा आपको, साइन से साइन कट गया, आईसी की वैल्यू आ जाएगी, वो आपको पेपर में देगा, उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों के मैसेज मिले व्हाट्सएप पे मुझे, जो मेरे खुद के भी स्टूडेंट हैं, तो वो बता रहे थे कि सर ये वाला इशू है, तो ये इशू बेटा डोंट वरी, ना तो बायो वालों को आता है ना मैथ्स वालों को आता, ये होता ही नहीं जब आपके बस की बात नहीं है। या तो ये आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व हो पाएगा, या फिर इसका मेथड है बहुत लेंदी, तो इतना टाइम नहीं है, 2 ही घंटे का तो पेपर आएगा, कैसे करोगे। तो डोंट वरी, पेपर में देगा कि साइन आईसी 0.7 कितना होता है, साइन से साइन कट के आंसर आ जाएगा, समझ पा रहे हैं। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन बेटा ये कहता है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, वो तो हमें पता भी है। अगर दूसरा मीडियम नहीं दिया तो मैंने बताया था एयर को मान लेना चाहिए, ठीक है। मैं अभी भी आपको बता रहा हूं, अगर दूसरा मीडियम नहीं दिया है तो आप एयर मान लो, ठीक है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास गिवन है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इफ द वेलोसिटी इन द वैक्यूम इज इतना। ये तो लास्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही किया था, वेलोसिटी इन वैक्यूम दे रखी है बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, आपको वेलोसिटी इन ग्लास निकालनी है, तो आपको पता है म्यू को क्या लिखते हैं, C/V, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1.5 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ V। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को अगर प्रॉब्लम है तो आसान तरीका कर लो, अपॉन 1 मान सकते हैं, इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1.5V इज इक्वल टू 3 × 10⁸, या V इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन 1.5, ठीक है। अब आप खुद सोचो 1.5 का 2 टाइम्स ही तो होता है, नहीं समझ में आता, पॉइंट लगाया 0 आ गया ऊपर, 15 2 तो 30 होगा, तो यानी कि v इज इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ गया। यूनिट लगानी मत भूलना, आधा नंबर कटेगा थ्योरेटिकल पेपर में, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा स्मार्टनेस दिखाओ, बड़े हो जाओ, क्या करना है बेटा आप खुद सोचो, आप फाइनली इस v को ऊपर लाए, 1.5 को नीचे लाए हो, तो ये इतना बच्चों वाला कंसेप्ट अब नहीं समझना हमें। हम आज से क्या याद रखेंगे कि v जब डिवाइज्ड है और ये ऊपर है न्यूमेरिक वैल्यू, तो इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैथ्स के टर्म्स है। हम लोगों का मैथ्स इसलिए तो वीक हो जाता है कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट तो जाते हैं भूल के, हम बड़े हो गए,
ठीक है। और एडवांस कंसेप्ट सीखते नहीं है, शर्मा शर्माई में कि यार पूछेंगे तो सर क्या कहेंगे, होता है ना। कोचिंग में भी आप बच्चे देखते होंगे, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आती है कि कोई पूछना ही नहीं चाहता कि कैसे हुआ, बस छाप लेंगे। तो वो वाली चीज यहाँ पे आपको नहीं करनी है। आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है अपना, मुझसे कांटेक्ट करो, कोई प्रॉब्लम आ रही है बेटा फ्रैंकली पूछो, अभी सीखने की एज है। एक टाइम जब कॉलेज लाइफ आएगी ना तब होगी प्रॉब्लम, तो अभी शर्म मत किया करो, ठीक है। चलो फिर इसमें क्या पूछा है, कह रहा है ऑल्सो कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर इंटरफेस। क्रिटिकल एंगल अब निकालने में मुझे नहीं लगता आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि साइन आई सी इज इक्वल टू 1/μ, तो 1/1.5, ठीक है। वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला गया, ठीक है। 5 2 10, 5 3 15। तो बेटा इसकी वैल्यू आपको पेपर में देगा सेम पहले की तरह। इसको चाहो तो थोड़ा और सोल्व करते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 ले लिया, 3 6 18, 3 6 18। इसकी वैल्यू पेपर में आपको देगा कि साइन इतना डिग्री इज इक्वल टू 0.66 होता है, साइन से साइन कट जाएगा, आईसी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे डील करने के लिए मिलेगी, डोंट वरी। यहाँ पे फिर आंसर भी 0.5 ही आएगा, 0.5 यानी कि 1/2। अब बेटा इसमें आपको फिर यहाँ पे अपना ध्यान रखना पड़ेगा 10th का पूरा ट्रिग्नोमेट्री। 1/2 साइन 30 डिग्री होता है, तो साइन से साइन कटेगा, आईसी 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं करेंगे, हमें मैथ्स का पेपर नहीं देना है ना, हमें फिजिक्स का पेपर देना है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग हेल्प दी जाएगी, उसकी आप लोग टेंशन मत लो। प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो आप, वो नीचे लिख के देगा कि ये डेटा है। पहली बात तो ऐसी वो देते ही नहीं है डिटेल्स, ऐसा वैल्यू दे देंगे कि जिसका वैल्यू ऑलरेडी हमें पता, ठीक है। तो साइन 0 30 45 60 90, इस तरह कॉस की 10 की, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन कॉस 10 बहुत ज्यादा जरूरी, तो उसको हमें लर्न करना पड़ेगा, तभी हम चीजों पे डील कर पाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक ऑप्टिकल फाइबर है। अब इसका आपको पता होगा TIR का एक प्रॉपर्टी है ऑप्टिकल फाइबर, है ना, कि आप क्या करो, एक कोर ले लेते हैं। कोर क्या है, एक ग्लास का या फिर सिलिकॉन का बना सकते हैं आप, ठीक है। एक प्लास्टिक मटेरियल आप लेंगे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज दैट μ1 1.52 रख दिया। अब इसके ऊपर एक लेयर आप और डाल देंगे जिसको हम कहेंगे क्लैडिंग। इस क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा हम कम रखेंगे, μ2 सपोज दैट 1.48। तो एक्चुअली में होगा क्या, डेंसर टू रेयर का केस हो गया, लाइट इसके अंदर एंटर करेगी, क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा बन गया इंसिडेंट एंगल, तो ये इसी के अंदर से ट्रैवल करती चली जाएगी। तो टेली कम्युनिकेशन में यही यूज होता है। आपकी एंडोस्कोपी, स्टमक के अंदर एक पाइप डाल देते हैं, वो पाइप एक्चुअली लाइट पाइप होता है, इसका बंच होता है ऑप्टिकल फाइबर्स का, ये बहुत छोटा है, 125 माइक्रोमीटर्स के आसपास का होता है, ठीक है, मिलीमीटर में चलता है इनका काम। वो डाल देंगे तो उसको क्या करता है, आपकी इमेज दिखाता है कि स्टमक के अंदर ये चीजें हैं, उसको एंडोस्कोपी कहते हैं। तो मेडिकल लाइन में बहुत यूज है। कुछ बच्चे पूछते हैं सर बायो में हमें नीट का पेपर देना है, फिजिक्स का पेपर ले रहे हैं, क्यों? तो देख लो, अगर यही नहीं पता होगा ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है, एंडोस्कोपी कैसे करोगे पेशेंट्स की, समझ पा रहे हैं? तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि एक ऑप्टिकल फाइबर हमने बनाना है और उस ऑप्टिकल फाइबर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है μ1 मान लेता हूं मैं 1.72 लेना है, ठीक है। अब इस सराउंडेड बाय ए ग्लास कोटिंग यानी कि क्लैडिंग जो लेनी है उसको μ2 हम बोलेंगे, वो हमेशा लेस होना चाहिए, अदरवाइज वो ऑप्टिकल फाइबर ही नहीं है, याद रखना। तो वो कितना लेना है, 1.50 लेना है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब कह रहा है कि फाइंड द क्रिटिकल एंगल फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द फाइबर ग्लास इंटरफेस। अब बजेगा बैंड, क्यों? क्योंकि यहाँ पे μ1 μ2 दिया हुआ है, साइन आईसी तो सर 1/μ होता, कैसे करूं सोल्व? तो बेटा क्लास के स्टार्टिंग में वीडियो को जरा थोड़ा पीछे जाके देखो, मैंने इसीलिए बोला था कि ये समस्याएं आती, लेकिन अगर वो चीज समझ गए तो नहीं आएगी। साइन आई अपॉन साइन आर या साइन आई सी अपॉन साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या आया था, 2μ1, याद ही हो गया होगा। 2μ1 को क्या लिखेंगे बेटा, μ1 अपॉन μ2। याद रखना जो बेस है उस बेस ही रहेगा, सफिक्स हमेशा ऊपर होता है, न्यूमेरिक वैल्यू, और जो प्रीफिक्स में डाला है वो प्रीफिक्स यानी कि विद रिस्पेक्ट टू, तो जिसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन की जाती है वो नीचे लिखी जाती है। जैसे मैंने बोला आपके आउट ऑफ 500 कितने मार्क्स आए, तो आउट ऑफ 500 यानी कि विद रिस्पेक्ट टू इतने आए हैं सर। अरे वाह, 450 नंबर आ गए, मजा आ गया सर। तो ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू 500 ना, कितने परसेंट आए हैं। अगर विद रिस्पेक्ट टू 1000 देखें तो है
ये तो 50% भी नहीं बैठ रहे, है ना। तो विद रेस्पेक्ट टू हमेशा नीचे होता है ना, तो प्रीफिक्स यानी कि विद रेस्पेक्ट टू हमेशा नीचे लेना है। अब तो आप समझ गए होंगे स्टोरी क्या होने वाला है, राइट। साइन 91 है, साइन IC इज इक्वल टू, पहले बताया था म्यू1 क्या होगा, म्यू1 हमेशा रेयरर मीडियम होगा, म्यू2 हमेशा डेंसर मीडियम होगा। तो इसका नाम बदल दो फिर अब आप अकॉर्डिंगली, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये म्यू1 जो है वो डेंसर दिखा है और म्यू2 जो है रेयर है, पर कंडीशन वही है ऑप्टिकल फाइबर वाली, हम इसको म्यू1 ही मानते हैं सर। नाम से वैसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो म्यू1 1 का मतलब यहाँ पे रेयर है, नंबरिंग नहीं है, तो क्या हो जाएगा 1.50 अपॉन म्यू2 क्या हो जाएगा 1.72। ठीक है, तो ये टर्म्स कंडीशन आपको जैसे जैसे सोचोगे खुद बनती चली जाती है। जैसे देखो मैंने पहले तो अकॉर्डिंग टू द टॉपिक ले लिया म्यू1 म्यू2, आप बुक खोल के देखो टॉपिक में दिया है, फिर यहाँ पे मुझे पता चला कि ओहो ये तो रेयर और डेंसर का केस है, तो उसके अकॉर्डिंग नाम बदल दिया। तो ये सब माइंड में आप कैलकुलेशन धीरे 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 सीखोगे, काम होने लगेगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो अब यहाँ पे अब एक चीज है, या तो आप इसको पॉइंट हटा के कैलकुलेट करो, मेरी शॉर्ट ट्रिक सुनो बेटा। पेपर आएगा थ्योरेटिकल, तो पेपर में आपको साइन IC आपको अलग ही दिख रहा है, ये 1/2 की रेंज में कहीं पे नहीं पढ़ने वाला, ठीक है। तो आप क्या करोगे, साइन IC इज इक्वल टू साइन समथिंग दिया होगा, समझो वही आंसर है बस। IC इज इक्वल टू जितना भी दिया है यहाँ पे, इसमें आंसर दिया हुआ है 60.7। तो आप कैलकुलेशन के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, क्यों पंगे लेना फालतू में, स्मार्ट वर्क करो, EI अपना डेवलप करो, उसके अकॉर्डिंग काम करो। डायरेक्ट लिख दो इट शुड बी साइन 60.7 डिग्री, ये पेपर में देगा कि 60.7 डिग्री इज इक्वल टू इतना। ये कैलकुलेट हल्का फुल्का कर सकते हो आप चाहो तो, 2 से डिवाइड कर दिया ये समथिंग, ठीक। तो बस साइन से साइन कट गया, तो IC इज इक्वल टू आ गया 60.7 डिग्री। दैट्स इट। सॉल्व करने का तरीका बनाना पड़ेगा, टाइम भी तो बचाना है, ठीक है। प्रॉपर मैथ्स की जरूरत नहीं है। क्लियर हो रही है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा प्रोसीड करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि व्हाट इज द स्मॉल इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है, ऑफ द मटेरियल ऑफ द राइट एंगल्ड प्रिज्म विद इक्वल साइड ऑफ द which have the ray of light entering from one of the side normally will be totally reflected। तो बेटा ये भी एक प्रॉपर्टी थी, राइट एंगल्ड प्रिज्म जो होते हैं जिसमें एक एंगल राइट एंगल लिया जाएगा, उस प्रिज्म के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए। तो आपने अगर इसकी प्रॉपर्टी डील की है तो इसमें आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई लाइट इस तरीके से इस पे नॉर्मली आती है, दोनों साइड अगर इक्वल वाली अगर हम देखें, तो ये एंगल क्योंकि हम इसमें 45 रखते हैं, आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं हम इसमें प्रिज्म को, ठीक है। यही कर सकता है TIR, अदरवाइज और नहीं कर पाएंगे। तो एक्चुअली में हमने इसमें ऑब्जर्व किया हुआ है कि इसका जो क्रिटिकल एंगल है, इसके मटेरियल जो बनेंगे उसका जो क्रिटिकल एंगल होता है वो परहैप्स 42 डिग्री के आसपास होता है, ठीक। तो अगर परहैप्स 42 डिग्री के आसपास इसका क्रिटिकल एंगल है, तो यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा ज्योमेट्री का रूल लगाएं, तो ये 90 और ये 90 मैंने डाला है, तो बेटा यहाँ पे इस ट्रायंगल को आप ध्यान से अगर देखें, ये 45 है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा 45 डिग्री होना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप नॉर्मल टू द प्लेन डाल दो, नॉर्मल टू द प्लेन 90 पे डलता है ना, तो ये भी क्या हो गया इसका मतलब 45। तो 45 यानी कि इंसिडेंट एंगल आपने डाला है इनडायरेक्टली इस फेस AB पे, सपोज दैट, राइट। 45 क्या क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है, यस। तो I इज ग्रेटर देन IC हो गया, तो क्या ये रिफ्रैक्ट करके यहाँ निकल जाएगी, नहीं निकल पाएगी, इसको TIR शो करना पड़ेगा। और TIR का लॉ क्या कहता है, TIR यानी कि रिफ्लेक्शन कहता है जो इंसिडेंट एंगल होगा वही रिफ्रैक्टेड एंगल होगा सर। तो इंसिडेंट एंगल एक्चुअली में यहाँ पे 45 है, तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी 45, तो यानी कि ये वाला एंगल भी अब क्या है 45, क्योंकि ये 45 है, नॉर्मल टू द प्लेन है। तो अब अगर ये 45 है और ये 45 ऑलरेडी था, तो फिर से ज्योमेट्री, इस एंगल को क्या होना पड़ेगा 90 डिग्री होना पड़ेगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन क्या होता है 180, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक। तो इसलिए अब लाइट नॉर्मल टू द प्लेन पे गिर गई, तो ये बिना किसी रिफ्लेक्शन के सीधी सीधी बाहर निकल जाएगी। तो ये कंसेप्ट हमारी समझ में आ गया। तो आइसोस्केलस राइट एंगल प्रिज्म यही काम करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि सर आपको ये बताना है कि वो कौन सा स्मॉलेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेस्पेक्ट में आप डील कर दो। साइन 45 डिग्री बना है, तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/म्यू। साइन 45 क्या होता है 1/√2 होता है, तो यानी कि म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको 1/√2 को नीचे ले जाऊं
तो यानी कि √2, और √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 होती है। अब एक बच्चा एकदम उछल के बोला कि सर 1 मिनट, आप कह रहे हैं कि ये क्रिटिकल एंगल जो है ये इससे ज्यादा है और ये 45 है, तो यहाँ पे आपने 42 क्यों नहीं लिया? बात तो सही पूछी है भाई, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन आईसी इज इक्वल टू 1/μ होता है, और आईसी आपने बोला कि 42 के अप्रोक्स होता है, राइट? लेकिन बेटा हर मटेरियल में जरूरी नहीं है। दूसरी बात, आप यहां पे ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि व्हाट इज द स्मॉल इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द मटेरियल, जिसमें क्या हुआ, इक्वल साइड के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्शन होता है वन एंड से नॉर्मली विद बी टोटली रिफ्लेक्टेड। इसका मतलब कि जिस एंगल पे हमने डाला है वहीं से आपको सिर्फ रिफ्रैक्शन मिलेगा मिनिमम कंडीशन पे, है ना? स्मॉल इंडेक्स की बात करिए तो इसका मतलब 45 तो है ही है, उससे आगे हो सकता है। तो यानी कि यहाँ पे क्रिटिकल एंगल जो है वो परहैप्स मैं ले सकता हूं 45 डिग्री, ठीक है? इसमें कंडीशन पूछी है कि इक्वल हो जाए अगर, है ना? यानी कि आई को ये आईसी के इक्वल मानने की बात कर रहा है। परहैप्स होता है, वैसे रियल में तो पॉसिबल ही नहीं। अगर ये कंडीशन हो गई तो बेटा टीआईआर नहीं कहलाएगा, वो रिफ्रैक्टेड तो होगी ना, यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो जाएगी, लेकिन जब बोल रहा है तो हमने ले लिया, ठीक है? कि लैंग्वेज पे आपको ध्यान देना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, 6th। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कि फाइंड द मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम ए ग्लास म्यू इज इक्वल टू 1.5 इनटू द एयर। इस क्वेश्चन में तो बेटा कुछ भी आपको करना ही नहीं है, आप खुद सोचो। मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब एयर के अंदर कोई लाइट जाती है ग्लास से, तो आप इसके अंदर जब डील करेंगे तो मैक्सिमम कितना होगा जब ये क्रिटिकल के सिचुएशन में पहुंच जाएगा? तो रिफ्रैक्ट मैक्सिमम यहां तक है ना बस, इसके बाद तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना लाइट, ठीक है ना? रिफ्रैक्ट की बात करें तो बस यहां तक है क्रिटिकल एंगल, उससे थोड़ा सा बढ़ाया तो ये रिफ्लेक्शन है। नोटिस द इट इज नॉट द रिफ्रैक्शन फिर, ठीक है? तो इसका मतलब मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसी भी चीज में कितना हो सकता है? आर 90 डिग्री हो सकता है। ये तो न्यूमेरिकल ही नहीं था, ठीक है? ये तो कंसेप्ट था, ठीक? तो ये छोटी छोटी सी बातें आपको समझनी पड़ेंगी कि मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, क्रिटिकल एंगल कोई कहते हैं, इसका मतलब। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, 7th। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास एयर सरफेस इफ ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट इन एयर ऑन द ग्लास सफर्स इज डेविएशन ऑफ थ्रो 15 डिग्री व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45। ओके बेटा, एक रे को डाला गया यहां पर, एक कांच के अंदर डाला गया, सपोज दैट ऐसे मान लेते हैं, कंसेप्ट समझाना है इसीलिए, ठीक? जब ये इसके अंदर डली तो इंसिडेंट एंगल क्या रहा 45। तो ये रेयरर मीडियम है ना एयर टू ग्लास जाएगी, एयर टू ग्लास जाएगी तो डेंसर मीडियम है तो डेविएट हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल कह रहा है कि अगर ऐसे थी तो 15 डिग्री डेविएट हो गई। तो अगर 15 डिग्री डेविएट हो गई तो रिफ्रैक्टेड एंगल कितना बचेगा? रिफ्रैक्टेड एंगल जाहिर सी बात है बेटा 45 माइनस 15 यानी कि 30 डिग्री, रिफ्रैक्टेड एंगल 30 डिग्री बचेगा, ठीक है? अब यहां पे इसने क्या पूछा है कि बताना है क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर सरफेस। तो इसने ऐसा नहीं कहा कि रेयर टू डेंसर में हो रहा है, ये टीआईआर तो पॉसिबल ही नहीं है रेयर टू डेंसर, सिर्फ इस ग्लास एयर सरफेस के अंदर अगर हो सकता है, होगा ही वो तो, है ना? थोड़ी सी एयर यहां से जाएगी, अगर ये एंगल बन गया इसके बराबर, ठीक है, 30 डिग्री बन रहा है तो मे बी पॉसिबल हो इसका क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री। तो अगर हो गया तो ये रिफ्लेक्ट कर सकती है। तो बोला नहीं है करना है वरना नहीं है, सिर्फ कंडीशन बोलिए कि ये सिचुएशन ग्लास एयर सरफेस बोला ना, ये बन गया, इसके अंदर अगर होगा तो उसकी कंडीशन में आपको बताना है कि म्यू की वैल्यू कितनी है, या सॉरी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी रखनी है। समझ पा रहे हैं? तो उसके लिए आपको यानी कि साइन आईसी की वैल्यू चाहिए, राइट? साइन आईसी से आईसी निकल जाना है, ठीक? तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी चीज है म्यू का होना। साइन आई सी इज इक्वल टू 1/μ। तो म्यू तो बेटा कुछ नहीं करना आपको, म्यू इज इक्वल टू आप पढ़ चुके हैं साइन आई अपॉन साइन आर होता है। साइन आई यहाँ पे बोला है कि साइन 45 डिग्री ले लो, और साइन आर हमने अपने दिमाग से निकाल लिया 30 डिग्री, डेबिट 15 हुई है तो 30 बचेगा, ठीक है? तो साइन 45 ये मैंने आपको पहले बोला, आपको वैल्यूज याद करनी पड़ेगी। साइन कॉस और टेन की तो एटलीस्ट चाहिए, ठीक है? 0,
30, 45, 60 और 90 तो चाहिए ही चाहिए, बाकी का फिर देखा जाएगा, जब जरूरत पड़ेगी तो हम उसके अकॉर्डिंग डील कर लेंगे। ठीक है, तो साइन 45 होता है 1/√2 और बेटा साइन 30 डिग्री जो होता है दैट इज 1/2। ठीक है, तो साइन की अकॉर्डिंग अब यहाँ पे देखो बच्चों को ये भी प्रॉब्लम है, तो याद रखो बाहर की बाहर मल्टीप्लाई होती है, अंदर के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो म्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, बाहर मल्टीप्लाई किया 2 1 जा 2। ध्यान से समझ लो इस कंसेप्ट को, इसमें प्रॉब्लम है कुछ बच्चों को। और ये √2 इंटू 1 यानी कि √2। अब देखो 2 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 को लिख सकता हूं √2 इंटू √2, है ना, क्योंकि √2 की √2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो √2 का स्क्वायर, और इस स्क्वायर से रूट कट जाता है, याद रखना स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो क्या बन जाएगा √2/√2 इंटू √2, √2 से √2 कट गया, तो √2 की वैल्यू तो आपको पता ही है 1.414 होती है, म्यू तो आ गया। अब साइन आईसी कैलकुलेट करना है, बहुत आसान बेटा, म्यू की वैल्यू मैं √2 लिख सकता हूं, अभी बताऊंगा ऐसा क्यों कर रहा हूं। तो 1/√2 इज इक्वल टू साइन आईसी, तो बेटा 1/√2 कितना होता है 45 डिग्री, इसलिए कर रहा हूं ऐसा। तो देखो यहां पे वो आपको नहीं देगा पेपर में, यहाँ पे कुछ नहीं लिख के देगा क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू बन रही है, तो साइन से साइन कट गया और आईसी इज इक्वल टू 45 डिग्री आंसर आ गया कि सर इसके लिए क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू है वो आपको एक्यूरेट 45 डिग्री चाहिए, तो यहाँ पे नहीं देगा फिर, तो यहाँ पे आपको वैल्यू अपना दिमाग लगा के सॉल्व करनी पड़ेगी, इसलिए तो किया ये हरकत मैंने यहाँ पे, समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। फिर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन हो गया तो समझो बाकी के 3 अब आसानी से हो जाएंगे, ध्यान से समझना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने कोई लुमिनस ऑब्जेक्ट या कोई भी बल्ब या कुछ भी ऐसा लाइट सोर्स एक बीकर में डाल दिया जिसके अंदर कोई लिक्विड भरा है। ठीक है, मैं एक जनरल क्वेश्चन की तरह इसको डील करूंगा, तीनों क्वेश्चन इसी पैटर्न पे हो जाएंगे। यहां पे वो लाइट सोर्स है सपोज दैट, तो बेटा लाइट अगर बल्ब आप पानी के अंदर लगाओगे जैसे फव्वारे के अंदर लगाते हैं, है ना, तो वो फाउंटेन में क्या होता है हर जगह लाइट स्प्रेड करता है, तो लाइट यहाँ पे हर जगह स्प्रेड हो रही है। ठीक है, तो लाइट इसके ऊपर के सरफेस पे भी स्प्रेड हो रही है, राइट। तो यहाँ पे मान लो सपोज दैट एक सरफेस मैंने स्पेसिफिक सरफेस चेक किया कि जहां पे ये स्पेस पे स्प्रेड हो रही है लाइट, तो लाइट की रेज निकलेंगी यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन 2 पूछे गए हैं, ज्यादातर 2 ही क्वेश्चन पूछते हैं कि एक तो आपको ये बताना होता है कि एरिया ऑफ पैच कितना है। एरिया ऑफ पैच का मतलब समझते हैं, एरिया ऑफ पैच का मतलब द एरिया इन विच लाइट विल बी स्प्रेड इन द लिक्विड, इसके अंदर कितने एरिया में लाइट स्प्रेड करेगी, दैट इज कॉल्ड एज एरिया ऑफ पैच। एक तो ये पूछ लेता है क्वेश्चन जनरली, आईआईटी वाले भी ध्यान देना, इस पे आ जाता है क्वेश्चन। दूसरा ये पूछता है कि लाइट जो है इस सरफेस में अगर सिर्फ लिक्विड के अंदर देखी जाए तो क्या होगा, तो बेटा आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, लाइट में क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक मार सकती है अगर इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल हो जाए। तो सपोज दैट कि मैं यहाँ पे इसका ओरिजिन ये सेंटर ले लेता हूँ, सेंटर से इस लिक्विड को जितना मैंने फिल किया वो h हाइट तक किया, और ये एंगल क्रिटिकल एंगल हो जाए एट एनी कंडीशन, तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी उसी के अंदर, पानी के अंदर स्प्रेड हो जाएगी। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी हो सकती है, ये भी क्रिटिकल एंगल अगर ले लिया तो रिफ्लेक्ट बैक होने लगेगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात। तो आपसे क्वेश्चन एक तो एरिया ऑफ पैच पूछता है, दूसरा जो मैंने अभी बता दिया आंसर कि लिक्विड के अंदर स्प्रेड हो जाएगी, कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर आनी शुरू हो जाएगी लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन भी होगा हल्का फुल, ऐसा नहीं है रिफ्रैक्शन नहीं होगा, बट अंदर ही रहेगी लाइट। ठीक, तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ कि जिस एरिया ऑफ पैच में, जिस एरिया में सबसे ज्यादा स्प्रेड हो रही है लाइट आपको दिख रही है, उस एरिया ऑफ पैच की रेडियस कितनी है। तो ये आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा डेरिवेशन टाइप में कन्वर्ट करते हैं, उसी से तीनों क्वेश्चन डन हो जाएंगे। एक चीज सोचो, मैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मैंने रिफ्रैक्शन दिखाया है तो यहाँ पे एक नॉर्मल टू दी प्लेन डाल देता हूँ, डाल सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी एक नॉर्मल टू दी प्लेन डाल देता हूँ। अब ये नॉर्मल टू दी प्लेन अगर है तो ये भी तो नॉर्मल टू दी प्लेन ही था, तो बेटा ये एंगल अगर क्रिटिकल एंगल है तो ये एंगल भी तो क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल ही होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है 2 पैरेलल लाइन को अगर एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। तो क्या होगा, ये भी आईसी हो जाएगा, सिमिलरली ये आईसी है तो ये भी आईसी हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक चीज सोचो, इस ट्राइंगल में ओ ए एस, एस इज द सोर्स, इन ट्राइंगल ओ ए एस,
ट्रायंगल ओएस में अगर आप ध्यान से देखें तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, एंगल के सामने की लाइन को परपेंडिकुलर कहते हैं, है ना, एंगल के सामने की लाइन को परपेंडिकुलर कहते हैं। और आपको पता होगा टेन थीटा यानी कि एंगल टेन आईसी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या आया, आर, तो बेस क्या हो गया, एच, लिख सकता हूं, ठीक। तो आर इज इक्वल टू कैन बी रिटर्न एज एच टेन आईसी। तो आपको क्या चाहिए, हाइट दे दो जिस तक लिक्विड भरा है, आईसी की वैल्यू दे दो तो आप रेडियस निकाल सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, आर इज इक्वल टू एच, टेन आईसी को लिख सकता हूं बेटा साइन आईसी अपॉन कोस आईसी, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन बटे कॉस, साइन अपॉन कॉस, ठीक है। ये थोड़ा 10th का ट्रिग्नोमेट्री आपको याद रखना पड़ेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्यों होता है, क्योंकि साइन थीटा की अगर बात करें, थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज कट गया ना, तो बेस अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10, इसलिए होता है, ठीक। अब साइन आईसी तो हमें पता है ना सर 1 अपॉन म्यू होता है, राइट। और ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज पढ़ी होगी कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो इट कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। और इसको दोनों साइड से अगर रूट कर दें तो कॉस आईसी विल बी बिकम्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आईसी, राइट। अब साइन आईसी की वैल्यू क्या है, साइन आईसी है बेटा 1 अपॉन म्यू, तो यहाँ पे पुट कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, म्यू स्क्वायर म्यू, तो म्यू स्क्वायर की मल्टीप्लाई इधर कर दो, कल सिखाया था। तो ये क्या बन जाता है, अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर। तो बेटा स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट, स्क्वायर रूट ऊपर हो चाहे नीचे से फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर से रूट कटता है तो कटता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर माइनस 1, ये तो रूट में रहेगा। अब ये कहोगे सर यहाँ पे भी काट दो, नहीं बेटा, जब तक आपका कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बाकी है, स्पेशली प्लस और माइनस वाला एडिशन सब्ट्रैक्शन, तब तक आप रूट वगैरह ये सब चीजें कैलकुलेट नहीं करेंगे। हाँ नीचे वाले को लिख सकते हैं, तो लिख दूं क्या इसको, यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h1 अपॉन म्यू अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू। अब तरीका क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक तो ये कहती है ऐसे काट दो सर, वरना आप आसान वाला तरीका भी अपना सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, h इंटू 1 h इंटू म्यू अपॉन म्यू अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, म्यू से म्यू कैंसिल आउट हो गया, और r इज इक्वल टू आपको मिल गया h अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये निकल गया रेडियस का फॉर्मूला। गेटिंग माय पॉइंट, रेडियस आ गई तो एरिया क्या होता है बेटा, पैच का। लाइट हमेशा जब जाती है, स्प्रेड करती है, तो ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं लगभग सर्कुलर फॉर्म में कर रही है। तो एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर पढ़े आप, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, तो पाई एच स्क्वायर अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। फिर से वही बात कि सर स्क्वायर से रूट कट जाना है, तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो एरिया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई एच स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1, दैट्स इट। इससे डीप बेटा इसमें कुछ नहीं पूछेगा, मैंने थोड़ा तिरछा लिख दिया क्योंकि हाथ का बैलेंस नहीं बन रहा था, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, फ्यूचर में बहुत काम आएगा। आईआईटी का भी कॉन्सेप्ट है ये, याद रखना। आईआईटीज के ऊपर भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, ईयर मुझे याद नहीं है पर आया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो पूछा आप निकाल दो। 9th में देखो सब कुछ दिया हुआ है, डेप्थ दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, म्यू दिया हुआ 4/3, पुट कर देना, या रेडियस पूछा है तो इसमें पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक मुझे नहीं जरूरत है कि अब आपको मैं ये डील करना सिखाऊं, थोड़ा कैलकुलेशन ट्राई करो, नहीं होता है तो जो ट्राई किया है वो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड किया करो, मैं कमी निकाल के बताया करूंगा और फिर नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 भी बेटा बिल्कुल ऐसा ही है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, डेप्थ दिया हुआ है, ठीक है, सिलेंडर जाल की रेडियस भी दी हुई है, आपको वही एरिया ऑफ पैच निकालना है, कुछ भी नहीं करना, पाई एच स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1 लगा देना, आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो हमारा टीआईआर के टॉपिक के ऊपर मैक्सिमम जो क्वेश्चन एसएल के थे वो हमने डन कर लिए हैं, इन्हीं को आप बार बार प्रैक्टिस करो। मेरा कहना यह है कि आप 100 बुक को एक एक बार पढ़ने के बजाय बेटा एक बुक को ही 100 बार पढ़ लो। आपने क्रिकेट सीखा, बैडमिंटन सीखा, चेस सीखा, किसी में मास्टरी नहीं हो पाएगी। बेस्ट वन इज दैट आप एसएल को ही पकड़ लो, या तो ठीक है, बहुत सारी किताबें बताया था, एसएल आती है, प्रदीप आती है, एससी वर्मा आती है ना, उसके अलावा इडोडोप भी आती है ना, उसके अलावा क्या कहते हैं आप रजनिक हेलाडे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, बहुत आती है। हमारे टाइम पे एक आती थी राजीव प्रकाशन की, नूतन कुमार मित्तल करके, वो भी आती है, अभी भी आती है, एसएससी बोर्ड में चलाते हैं कुछ लोग। तो इतनी सारी बुक्स मत लो,
एक बुक को पढ़ो, 2-3 बार पढ़ लो, तो इन्हीं क्वेश्चंस को आप 2 बार करोगे ना, मैं इतना तो गारंटी दे सकता हूं एटलीस्ट नीट लेवल का कंप्लीट और आईआईटी का बेसिक लेवल आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बस प्रैक्टिस में रखो, काम हो सकता है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।